तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड का मतलब क्या है बच्चों? यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है। हाँ बच्चों, यूक्लिड एक ग्रीक देश के गणितज्ञ का नाम है और उसने हमें ये विभाजन प्रमेय का, इसे कलन विधि भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? कलन विधि या विभाजन विधि। तो बच्चों, ये यूक्लिड नाम के एक ग्रीक गणितज्ञ ने हमें बताई थी, इसलिए हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। और बच्चों, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम बचपन में भाग लगाते थे और इस प्रकार से भाग का उत्तर भी जांच करते थे कि क्या हमारा उत्तर सही है या नहीं। हाँ बच्चों, इसी को हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम दो वास्तविक संख्याएं लेते हैं a और b। चलिए, तो ये आपको पता है कि इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो इसका गणितीय रूप क्या होगा बच्चों कि दो संख्याएं लें हम a और b, और हमने a में b का भाग लगाया है बच्चों। किस में भी भाग लगाया है? a में b का। तो a तो हो गया भाज्य और b हो गया भाजक। जैसे हमने a में भाग लगाया है बच्चों b का। या इसको दूसरे रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, समझने की दृष्टि से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपने कोई a संख्या है, उसमें b संख्या का भाग लगाया है। कोई Q फॉर कोशेंट होता है बच्चों। Q ही क्यों लिया, C क्यों नहीं लिया? Q का मतलब होता है कोशेंट और कोशेंट का मतलब होता है भागफल। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ संख्या बार भाग गया होगा, घटाएंगे तो शेषफल मान लिया कि R बच गया। R ही क्यों? R फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो ये आपका हो गया सेटअप कि हमने A में B का भाग लगाया, Q और Q बार भाग गया और R क्या बच गया? शेषफल। तो अगर इसको हम इस रूप में लिखें तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, जहां A भाज्य है, B भाजक है और Q भागफल और R शेषफल है। अब विशेष बात क्या है बच्चों कि b का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं। पहली बात तो b 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात कि शेषफल जो है बच्चों, शेषफल हमेशा भाजक से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। अगर मान लो यहाँ भाजक से बड़ी संख्या बच रही है तो भाग और चला जाएगा। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि r का मान सदैव b से छोटा रहेगा और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि r का मान सदैव 0 से तो बड़ा होगा, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो हमेशा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r का मान 0 से बड़ा और b यानी भाजक से छोटा होगा। 0 से बड़ा। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। और b का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस R। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों कि इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a इक्वल टू BQ प्लस R। देखिए बच्चों, आपके पास कोई संख्या है 50 और इसमें भाग लगाना है आपको 7 का। तो आप इस प्रकार इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, भाज्य हो गया 50, भाजक हो गया 7, गुणा 7 को किससे गुणा करें? कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। 7 7 49। तो 7 गुणा 7 और प्लस रिमाइंडर में कितना आ गया? 1। R की जगह कितना आ जाएगा बच्चों? 1। 7 7 49 प्लस 1 कितना हो गया? 50। दूसरा एग्जाम्पल लें कोई भी। जैसे मान लो आपने 15 में भाग लगाया है 4 का। ठीक है बच्चों, 15 में कितने का भाग लगाया है? 4 का। कितनी बार भाग जाने वाला है? 3 चौक 12। शेषफल कितना बचेगा? 3 ही बचने वाला है। शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 3 ही बचने वाला है। तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 15 बराबर 4 गुणा 3 और प्लस 3। ये हो गया a बराबर BQ प्लस R। ठीक है बच्चों, और देखिए हमेशा R का मान B से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या है बच्चों? इसका उपयोग हम करेंगे
HCF ज्ञात करने में, जिसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है चरणबद्ध तरीके से हम HCF ज्ञात करते हैं, और उसमें आप उपयोग लेंगे इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो चलिए सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि इस A बराबर BQ प्लस R से आप और क्या क्या अनुप्रयोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें बच्चों, देखिए कि कोई संख्या है A और हमें उसमें भाग लगाना है 2 का। किसका भाग लगाना है बच्चों? 2 का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या लिख सकते हैं? A बराबर 2 गुणा, मान लीजिए n बार भाग चला गया या C बार भाग चला गया, 2 गुणा n प्लस R। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर शेषफल क्या क्या हो सकता है। अगर आपने 2 का भाग लगाया है तो शेषफल R का मान सदैव 2 से छोटा होगा और 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, यानी R का मान 0 और 2 के बीच में होगा। तो 0 और 2 के बीच में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि R या तो 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। R बराबर 0 होने का क्या मतलब है बच्चों? कि 2 का पूरा पूरा भाग जाने वाला है। अगर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो हम उसे कहते हैं सम संख्या। तो देखिए बच्चों, अगर R बराबर 0 हुआ तो A कितना हो जाएगा? A बराबर आ जाएगा 2n, और R बराबर 1 हुआ तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1। अब अगर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? सम संख्या होगी। और ये कौन सी संख्या होगी? ये मिलेगी आपको विषम संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं के केस में प्रत्येक सम संख्या को आप 2n, कितना? 2n रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जहां n कोई भी पूर्णांक है, और विषम संख्या को 2n प्लस 1 रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जहां n कोई पूर्णांक है। तो ये बच्चों आपको विस्तृत जानकारी देता है। ये किसके माध्यम से हम ज्ञात किए हैं? ये हमने लगाया है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब 2 की जगह आप 3, 4, 5, 6 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के मान बढ़ते जाएंगे और आपको इनके प्रकार अलग अलग मिलते जाएंगे। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलते हैं आगे। हेलो बच्चों, तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ लिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो इस पर आधारित पहला उदाहरण आपको दिया गया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की अप्रोच क्या रहती है कि यहाँ पर देखो आपको 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 जैसा रूप दिखाई दिया है। इसका मतलब देखो बच्चों क्या है? ये है आपका BQ प्लस R। BQ प्लस R जैसा है। यहाँ R बराबर 0 है, यहाँ R बराबर 1 है और यहाँ R बराबर 2 है। तो 0, 1 और 2 शेषफल कब बच सकता है बच्चों? जब हम किससे भाग लगाएं? 3 से भाग लगाएं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने की अप्रोच ये रहेगी बच्चों कि हम मानेंगे कि 2 पूर्णांक हैं A और 3। माना 2 पूर्णांक कौन कौन से हैं? एक तो A मान लिया हमने और एक मान लिया है 3। जब A में 3 से भाग लगाएंगे, A को 3 है, A को 3 से विभाजित करने पर, जब A को 3 से विभाजित करेंगे देखिए बच्चों, तो क्या आएगा आपके पास? हम लिख सकते हैं यहाँ से A बराबर 3Q प्लस R। कहाँ से लिखा हमने? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और भाजक से क्या होता है? छोटा, यानी 3 से क्या होगा? छोटा। भाई 3 का भाग लगाएंगे तो शेषफल तो 3 से कम आएगा ही आएगा। तो चलिए बच्चों, अब R का मान कितना कितना हो गया? यहाँ पर R बराबर 0, 1 और 2 संभव है। हो सकता है भाग पूरा पूरा चला जाए तो 0 शेषफल बचेगा, हो सकता है भाग पूरा पूरा ना जाए तो शेषफल 1 भी बच सकता है और शेषफल 2 भी
बच सकता है। कैसे बच्चों? जैसे आपने 6 में, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6 में अगर 3 का भाग लगाएं तो 2 बार चला जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 0। अगर 6 की जगह हम 7 में भाग लगाएं बच्चों, किस में लगाएं? 7 में। 6 की जगह बच्चों हम भाग किस में लगा रहे हैं? 7 में। तो देखिए अगर हमने 7 में भाग लगाया तो भी भाग 2 बार ही जाएगा, 3 दूना 6, और शेषफल में अब कितना बचेगा? 1 बचेगा। और अगर हम 8 में भाग लगाएं बच्चों, अगर हम 8 में भाग लगाएं तो भी 2 बार ही भाग जाएगा, 3 दूना 6, और अब शेषफल कितना बच जाएगा? 2। 8 के बाद में अगर 9 आएगा तो फिर भाग पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल फिर से 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से भाग लगाने पर या तो शेषफल जो है वो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा। तो इन तीनों संभावनाओं को हम एक एक करके देखेंगे। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? पहला चरण या पहली संभावना क्या है कि r बराबर क्या हो? 0 हो, यानी भाग पूरा पूरा चला जाए। r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 में r का मान अगर रखें तो a बराबर कितना आ गया बच्चों? 3q। देखिए ये आ गया 3q। अगर दूसरा समीकरण हम दूसरी संभावना ले लें कि एक शेषफल बच रहे, तो समीकरण 1 में r बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो? a बराबर 3q प्लस 1। और लास्ट अंतिम संभावना, तीसरी संभावना कि r बराबर अगर 2 बच जाए, शेषफल अगर 2 बच जाए तो a बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 3q प्लस 2। तो देखिए बच्चों कोई भी पूर्णांक a जो है अगर 3 से भाग लगाएंगे तो किस रूप का मिलेगा आपको? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है बच्चों, अगर 3 यहाँ 3q की जगह 5 आ जाता तो क्या क्या संभावना बनती? तो देखिए बच्चों जब 5 से आप भाग लगाएंगे, a को जब 5 से भाग लगाएंगे बच्चों तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? शेषफल हमेशा 5 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो r बराबर 0 भी संभव है, r बराबर 1 भी संभव है, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4 और r बराबर 5। 5 नहीं बचेगा बच्चों क्योंकि 5 से तो हमने भाग ही लगाया, 5 से छोटा और 0 के बड़ा या बराबर। तो 4 संभावनाएं आपको मिली हैं। तो चलिए r बराबर 0 होगा तो ये 5q रूप का हो जाएगा, ये 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4। तो ये 5q रूप का हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न में कहा गया था कि आपको बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने कोई संख्या ले ली a जिसमें हमने 3 से विभाजित किया है। 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल की जो संभावनाएं हैं वो 0, 1 और 2 मिलती हैं। अगर इनको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखें, a बराबर bq प्लस r में लिखें तो b बराबर हमने क्या लिया है बच्चों? b बराबर लिया हमने 3 से भाग लगाया। ठीक है, तो 3 से भाग लगाया तो या तो 3q बचेगा या 3q प्लस 1 बचेगा या 3q प्लस 2 बचेगा। यही प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध दर्शाइए कि पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 रूप में दर्शा सकते हैं। चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है आपका दूसरा उदाहरण। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने फिर से वही 2 संख्या ले ली, माना a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है तथा b बराबर हमने कितना ले लिया बच्चों? b बराबर हमने ले लिया है 2। b बराबर ले लिया है बच्चों 2। ठीक है, तो जब हम a में 2 का भाग लगाएंगे, a में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो बच्चों यूक्लिड प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर मान लिया कि q बार भाग चला गया और प्लस r क्या बच गया? शेषफल। अब जब हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? हमेशा 2 से छोटा होगा और 0 के बड़ा या बराबर होगा। यहां इस केस में r की क्या क्या संभावनाएं हैं? हो सकता है r बराबर 0 हो और हो सकता है r बराबर 1 हो। किसी भी संख्या में
किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाने पर दो प्रकार के शेषफल आपको प्राप्त हो सकते हैं, या तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या एक शेषफल बच जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर दोनों संभावनाओं को लिखें, जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तो यहां पर r का मान 0 अगर रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2q। और जब दूसरा r बराबर 1 हो तो a का मान कितना आ जाएगा, 2q प्लस r की जगह हमने लिख दिया है 1, 2q प्लस 1। तो देखिए बच्चों, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है सम संख्या कहलाती है। तो 2q अगर सम संख्या हो गई, क्योंकि ये 2 से पूर्णतया क्या है, विभाजित है, तो 2q सम संख्या के जस्ट आगे वाली संख्या, जैसे 6 एक सम संख्या है तो उसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7, तो 7 क्या होगा, विषम। सम के जस्ट बाद में क्या आता है, विषम। तो इसके जस्ट बाद में 2q के आगे क्या आएगा, 2q प्लस 1। तो अगर 2q सम है तो 2q प्लस 1 जरूर से जरूर क्या होगा, विषम संख्या होगी। यही कहा गया है कि सम पूर्णांक को 2q और विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 रूप में दर्शाया जा सकता है, आपको दर्शाना है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके आप किसी भी सम पूर्णांक को 2q और विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 रूप में दर्शा सकते हैं। 2q सम पूर्णांक क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ शेषफल 0 बच रहा था तो ये पूर्णतया विभाजित होगा, तो ये तो हो गया आपका सम संख्या। और सम संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती है, विषम संख्या। आप देखेंगे गिनती में भी 1 विषम है, 2 सम है, तो सम के बाद में 3 विषम, फिर 4 सम, फिर 5 विषम, तो अल्टरनेट एकांतर सम और विषम संख्याएं आती हैं। तो 2q के बाद वाली संख्या 2q प्लस 1 जो है विषम संख्या कहलाएगी। देखते हैं इसी का तीसरा उदाहरण। उदाहरण 3 देखते हैं बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, वर्ग जो है 3m प्लस 1 और इस प्रकार का होता है, 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है, किसी धनात्मक संख्या पूर्णांक का वर्ग। तो बच्चों पहले उदाहरण में हमने देखा है कि यदि हम एक पूर्णांक a ले लें और जो भाजक होता है b बराबर 3 ले लें, तो a को क्या क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम लिखेंगे 3q जब शेषफल 0 होगा, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। जब शेषफल यहाँ पर अगर b से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल हो सकता है 0, 1 और 2। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस 1, और तीसरा हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब जब r बराबर 2 होगा तो हम लिख देंगे a बराबर 3q प्लस 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है इसका वर्ग। इसका वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 रूप का होगा। तो चलिए वर्ग कर देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो a का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर, और यहाँ 3q का वर्ग कितना हो जाएगा, 3q का वर्ग हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को आपको लिखना है 3m या 3m प्लस 1 रूप में। तो देखिए बच्चों, इसको 3m कैसे लिख सकते हैं, 9 को हमने लिख दिया 3 गुणा 3q स्क्वायर। अब चूंकि 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, q पूर्णांक है, पूर्णांक को 3 से गुणा करेंगे तो भी ये क्या होगा, पूर्णांक। तो इस 3q स्क्वायर को हम एक नया नाम दे देते हैं m। हमने यहाँ चूंकि 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है और इसको हमने क्या नाम दे दिया है बच्चों, m। तो ये तो हो गया m और ये गुणा में 3, तो कितना हो गया बच्चों, 3m। तो क्या a का वर्ग किसके बराबर आ गया बच्चों, 3m के बराबर। यही कहा गया है कि दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस प्रकार का होता है, 3m का। लेकिन बच्चों ये तो पहला ही केस हुआ, 2 केस अभी और बच रहे हैं, इनके वर्ग भी आपको ज्ञात करने हैं। तो चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है 3q प्लस 1। दूसरी संख्या क्या लिखी है बच्चों, दूसरी संख्या लिखी है 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। जब शेषफल कितना बचे, 1 बचे, तो यहां पर भी हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर
वर्ग करेंगे तो बच्चों इधर तो बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर इधर बन जाएगा 3q प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर, ये खुलेगा a प्लस b के होल स्क्वायर से, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q और गुणा 1, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलिए बच्चों ये हो गया है आपका 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6q और प्लस 1। देखिए बच्चों अब आपको इसको किस रूप में बदलना है, या तो ये 3m रूप में आए या 3m प्लस 1 रूप में आए। तो बच्चों प्लस 1 आपको दिख रहा होगा, ये रहा प्लस 1। अब इसमें से 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, इन दोनों पहले और दूसरे पद में अगर 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में कितना है 1। चलिए बच्चों अब देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है वो भी कोई ना कोई एक पूर्णांक होगा, क्योंकि q और 2 और 3 तीनों ही क्या है, पूर्णांक हैं। तो इस ब्रैकेट को हम एक नया नाम दे देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं हम m। तो हमने लिख दिया है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हमने क्या मान लिया है बच्चों, m, एक नया पूर्णांक मान लिया है। तो अब अगर वो m है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो देखिए बच्चों फिर से a स्क्वायर यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m प्लस 1 रूप में आ गया है, और यही आपसे प्रश्न में पूछा है कि या तो 3m हो या 3m प्लस 1 रूप का हो। दूसरा केस हो गया है बच्चों। तीसरा केस क्या था, तीसरा केस ये था कि जब शेषफल कितना बचे 2, जब 3 से भाग लगाएंगे, जब a में हम 3 से भाग लगाएंगे बच्चों तो शेषफल लास्ट में कितना बच सकता है 2। जीरो वाला हमने देख लिया है पहला केस। दूसरा केस हमने देखा जब शेषफल 1 हो। तीसरा केस जब शेषफल 2 हो। शेषफल 2 हो तो इसे लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2। ठीक है बच्चों, चलिए वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। अब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2, ये हो जाएगा 2a और b और प्लस में b स्क्वायर। 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12, ये हो गया 12q और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब आपको क्या लेकर के आना है बच्चों, 3m या 3m प्लस 1 लेकर के आना है। तो थोड़ा सा हम इसमें जो है अपने मन से जो है थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे ताकि ये 3m प्लस 1 रूप में आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को क्या हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल 4, 3 प्लस 1 भी 4 ही होता है। अब शुरू के 3 पदों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 3 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। 3 मैंने उभयनिष्ठ निकाल लिया है तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, और आगे क्या बच रहा है प्लस का 1। शुरू के 3 में, पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में 3 उभयनिष्ठ आ रहा है सब में से। अब ये जो ब्रैकेट में जो आया है ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, पूर्णांक है। देखिए ये ब्रैकेट जो लिखा है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हम एक नया पूर्णांक यानी m नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, चूंकि ये भी एक पूर्णांक होगा और इस पूर्णांक को हमने क्या नाम दे दिया है m। तो फिर से ये क्या बन गया बोलो बच्चों, 3m प्लस 1, ये a स्क्वायर। ये कब है, जब शेषफल कितना होगा 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए a का वर्ग जो है 3m प्लस 1 रूप का आया है। इससे पहला जो केस था, केस नंबर 2, जहाँ पर r बराबर कितना था 1, यहाँ पर भी a का वर्ग 3m प्लस 1 रूप का आया है। और जो पहला केस था जहाँ r बराबर 0 था, वहाँ पर a का वर्ग 3m रूप का आया है। तो हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक जो हमने a माना है उसका वर्ग जो है या तो 3m या 3m प्लस 1 रूप का होगा। बच्चों अप्रोच क्या रहेगी, आपको 3m दे रखा है, इसका मतलब आपको जो भाजक है यानी b का मान है वो कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा।
और अगर आप 3 से भाग लगा रहे हैं बच्चों तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, 3 से छोटा और 0 से बड़ा। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यूं लिखते हैं कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है 3 से भाग लगाने पर? हो सकता है 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, हो सकता है 1 शेषफल बच जाए, या 2 शेषफल बच जाए, या 3 शेषफल तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि 3 शेषफल बचेगा तो फिर से 3 का भाग चला जाएगा। तो 0, 1 और 2, तो 3 ही संभावनाएं बनती हैं। तीनों संभावनाओं को हमने अलग अलग रूप से वर्ग करके देखा है। जब r बराबर 0 हो तो वर्ग किया तो आपको 3m रूप मिला। जब r बराबर 1 हो तो 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो भी आपको 3m प्लस 1 मिला। फिर r बराबर हमने 2 लिया है और ये 3q प्लस 2 रूप का होगा, फिर इसका वर्ग करेंगे। थोड़ा सा आप इसमें मॉडिफाई करेंगे, जो लास्ट में 4 आया उसको तोड़ के 3 प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल करके फिर से इसको हम 3 प्लस 1 रूप में लिख देंगे। तो बच्चों ये था आपका उदाहरण नंबर 3, जहाँ पर कहा गया है कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो है, किसी भी संख्या का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है, जहां m कोई भी एक पूर्णांक है। तो पहले केस में m 3q के बराबर आ गया, दूसरे केस में 3q प्लस 2 या 3 जो भी आया था, और तीसरे केस में एक वो द्विघात व्यंजक बच गया। तो m कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। चलते हैं आगे।